हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स कहाँ पर? जनरली गेटवेज पर, जो कि स्तूप के गेटवेज पर बनाए जाते थे। और उसमें से भी जो हम अपने इस डिस्कशन में बेस को ले रहे हैं, जिसके बारे में ट्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, सांची स्तूप की बात करेंगे। सांची स्तूप के गेटवेज के बारे में बात करेंगे। सांची स्तूप के गेटवेज थे वो इलेबोरेटली कार्व करे गए कारीगरों के द्वारा, अशोक वगैरह की, अशोका द ग्रेट की इंस्ट्रक्शन वगैरह पर। ठीक है। सबसे पहले डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ दिखाई थी। आपसे जो राइटर है वो ये पूछ रहा है, क्या यहाँ पर जो नक्काशी करने वाले जो लोग हैं इस पिलर के ऊपर, कारीगर जो थे सांची में, क्या वो ये कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये कोई स्क्रोल है जिसको हमें अनरोल करना चाहिए? तो जी हाँ, बेसिकली जो कहानी होती हैं बुद्धा से रिलेटेड, एक तो ये वो है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, इसकी दो इंटरप्रिटेशन। देखो, श्योर तरीके से कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। ये कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कि 100% हम इतिहास को डिकोड कर ही लेंगे। भाई, उस ज़माने में आपको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है इसका मतलब कि ये धर्म चक्र परिवर्तन है, जो कि बुद्धा ने धर्म के पहिए के बारे में अपनी टीचिंग्स के अंदर बात करी थी। एंड लेट मी टेल यू कि आप कहोगे कि धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में तो हमने नहीं सुना उनकी टीचिंग्स के बारे में। वो 12th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एक ही एनसीईआरटी से अगर काम हो रहा होता हर एक एग्जाम के अंदर, तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में आप इस एनसीईआरटी में नहीं सुनोगे। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बता नहीं सकता जितना उसको हाईलाइट। जैसे मिडल पाथ का कंसेप्ट, वो अष्टांग मार्ग क्या हैं बुद्धा के। इधर सुध पितक, विनय पितक, अभिधम पितक तो आ गया, लेकिन अष्टांग मार्ग नहीं पता है। राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट साइकोलॉजी, राइट इमोशंस, ये जितनी भी 8 चीज़ें होती हैं, मिडल पाथ का कंसेप्ट। ठीक है। बहुत कुछ होता है। लेकिन खैर छोड़ो, इसके दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो बुद्धा से रिलेटेड स्टोरीज, एंड दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन। ओके। धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बुद्धा को कब मैसेज मिला था? खुद से, अपने अंदर से कब मैसेज मिला था? बताओ, शॉर्ट इवेंट कौन सा था वो? अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी आशिमा, कलिंग वॉर है। तो बेसिकली एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद ये चीज़ हुई थी। ओके। नॉट कलिंग वॉर। कलिंग वॉर अशोका के साथ रिलेटेड इवेंट है, ना कि बुद्धा के टाइम का। ठीक है। हम इस क्लबसर के बारे में बात करते हैं। तो ये दो चीज़ें, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन और स्टोरीज रिलेटेड टू बुद्धा। हमने अभी देखा, राइटर हमसे ये बोल रहा है एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, कि जो स्कल्पचर्स हैं वो कैसे स्तूपा से रिमूव करके, जैसे अमरावती स्तूप के, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते थे यूरोप में, जिसके बारे में हम कह भी नहीं सकते कि वो कहाँ पर गया, कौन सी कंट्री गया, क्या हुआ उसके साथ। ठीक है। लेकिन जितनी भी चीज़ें आज हमारे पास इंटैक्ट हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और वैल्यूएबल है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पत्थर से बने हुए जो गेटवे हैं सांची स्तूप में, ये हमें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। हमें इनसे बात करनी चाहिए, इन गेटवे से। दिस इज नॉट ओनली पत्थर, दे हैव डीप एंड हिडन कहानियां स्टोर्ड इन देम। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, प्राचीन भारत के अंदर और मध्यकालीन भारत के अंदर भी, अंबर एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री तक, एक चीज़ हमारे देश में ना बहुत प्रचलित थी। हमारे देश में तो बहुत ही थी, एज वेल एज अरब देशों में भी ये चीज़ थी। ये अलबिरूनी के टाइम पर और उनसे भी पहले क्या होता था, हमारे देश में अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करो ना, तो उनमें से एक चीज़ ये होती थी कि ना, चरण चित्रास घूमते थे हमारे देश के अंदर। ये भी एक प्रोफेशन था। जैसे लोग पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्राचीन भारत से आज तक जो चली आ रही है, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की हर जगह ही फॉलो होती है, आशमा, बंदर का नाच। होता है कि नहीं होता मयूर? दिल्ली में अपने होता है। अंकिता, मुंबई में भी आता होगा, है ना? ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो
चली आ रही हैं प्राचीन इतिहास से। जैसे यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, बिहार के अंदर मेला लगना, जिसको नुमाइश कहते हैं, ठीक है। अर्पित ऐसी एक बहुत पुरानी चीज़, मैं उसको प्राचीन भारत की तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत पुरानी चीज़ जो कि आज तक कभी कहीं मेला लगता है तो वो चीज़ पक्का होती है, मौत का कुआं। बाइकें चलती हैं चारों तरफ, है ना। अब ऐसी उनमें से एक चीज़ ये थी कि ना, ऐसा एक स्क्रोल लेकर, स्क्रोल आप जानते होगे, आपने पद्मावत देखी होगी, जैसे कोई भी राजा महाराजा क्या कोई भी खबर और खबरी कोई आता था तो वो स्क्रोल लेकर आता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रोल मैसेज, वो याद है आपको? आशिमा अलंकृता हिमाचल प्रदेश गई थी मेरे लिए, वो दलाई लामा का स्क्रोल लेकर आई थी, वो टीचिंग्स लिखी हुई थी जिसपे गौतम बुद्ध की, है ना। ये होता है स्क्रोल दोस्तों, ठीक है, ये होता है। अब मैं आपको ये स्क्रोल ये दिखाता हूं। हाँ दोस्तों, तो आप ऐसा मान लो कि ऐसे करके स्क्रोल को लेते हुए पुराने ज़माने के अंदर लोग घूमते होंगे, जैसे भी उनसे जो बन पाता होगा, और उस पर इस प्रकार के ना जो चित्र वगैरह होते थे जो कि कुछ ना कुछ कहानियाँ वगैरह को डिपेक्ट करते हैं, ये चीज़ उस पर बनाई जाती थी उन स्क्रोल्स पे। अब ये जो चरण चित्रास थे, अगेन लेट मी टेल यू, इसके बारे में क्वेश्चन पेंडिंग है अंबर, सीबीएसई में भी पेंडिंग है और दूसरी सारी जगह पे भी पेंडिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेंडिंग है, आप इन क्वेश्चंस को 2023 से लेकर 2028 तक कहीं ना कहीं ये देख ही लोगे। चरण चित्रास वर्ड, कि चरण चित्रास इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री रेफर्स टू, कौन होते हैं, ठीक है। अब लोग लॉजिक, वही एग्जाम जब खत्म हो जाता है तब सबके मुंह फटते हैं कि चित्र वर्ड था तो लॉजिक लग ही जाना चाहिए था, कि कुछ ना कुछ वो है, लेकिन भाई वो देगा ही नहीं पेंटिंग्स, और वो वर्ड देगा ही नहीं, वो तो कहेगा स्टोरी टेलर। कैसे बताओगे? चित्र और स्टोरी में मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, अभी बोलना ये चीज़ इतनी आसान नहीं है तो वहां पर तो भूल ही जाओ, ये पता होना चाहिए आपको। जो चरण चित्रास हैं ये ऐसे इस प्रकार के, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रोल दिखाई, ये घूमते थे, उस पर कुछ ना कुछ ड्राइंग बनी होती थी, कहानियां भी लिखी होती थी। बच्चों को बिठाकर या फिर एक गाँव में जाकर के मैं आपको एक कहानी सुनाता, उधर बिठाया, और मान लो कि सबसे अठन्नी चवन्नी, एक एक रुपये, 5-5 रुपये लिए, जो भी मतलब उस जमाने के अंदर करेंसियाँ जो भी थी, ठीक है। ये ना कपड़ों पे बनाते थे और पेपर पे बनाते थे, उस पर पिक्चर्स होती थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और स्टोरीज, ये जो पिक्चर्स होती थी किसी ना किसी स्टोरी की तरफ एक पॉइंट आउट करती थी, इशारा करती थी, ठीक है। अब वहीं से जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं, तो वो चीज़ ये है कि आप इस साइड के स्क्रोल को अनफोल्ड करो, उस साइड के स्क्रोल को अनफोल्ड करो, और ये है पूरी की पूरी वो कहानियां। अब इन कहानियों को ना आप अभी नहीं समझ पाओगे। लेट मी टेल यू, अगर आप चारों गेटवे के कहानी को समझना चाहते हो, चारों गेटवे की कहानी को ओरिजिनली समझना चाहते हो, डिटेल में जाना चाहते हो, ऐसा कहा जाता है, अगर आप बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह से पूछोगे या कुछ भी करोगे, आपको ना कम से कम 4 बर्थ लेने पड़ेंगे, बिकॉज इतनी डेप्थ में आज तक ये चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं। और इसलिए जो बुद्धिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट या एज अ ट्रेडिशन जो है, वो इतना वास्ट है कि ऐसा कहा जाता है कि वो एक जन्म में तो आप पूरा का पूरा पढ़ ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते, खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि मानव जो है, इंसान जो है, अपने एग्जिस्टेंस को पहचानने के लिए या दूसरों को राह दिखाने के लिए आप अपने एग्जिस्टेंस को पहचानो, भाई इसमें जन्मों जन्मों का समय लग सकता है। अब भाई हमारे पास तो एक ही साल है प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम जितना हमसे बन पड़ेगा, हम सिर्फ उतने पिलर्स की उतनी कहानियां जानेंगे। हमें एक ही जन्म में भगत यूपीएससी निकालना है ना, 4 जन्मों में नहीं, और वो भी एक साल में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें, फिगर 4.13, इधर आप देखो, ये नॉर्दर्न गेटवे पर एक स्टोरी बनी हुई है पूरी की पूरी। क्या है इस स्टोरी के अंदर? जो बुद्धिज्म के छत्र छाया के अंदर आते थे, उनका इम्पैक्ट एक ऐसा पड़ता था कि वो ना अपने एग्जिस्टेंस को पहचानने के लिए हर चीज़ का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते थे। एक कहानी याद है अंबर, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी, वो वाइफ अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है कि सब कुछ छोड़ दो, हमने जितना एंजॉय करना था कर लिया, अब हम अपने आप को पहचानते हैं, और मुझे माँ भी नहीं बनना है, मुझे बेटा भी नहीं चाहिए, हम ये सब कुछ छोड़ के चलते हैं मोनेस्ट्री वगैरह, और मंक और नन बन जाते हैं। याद है वो कहानी, है ना। तो क्या है, जब अगर पहली बार अगर हम इस पे अपनी दृष्टि डालें इन स्कल्पचर्स पे, तो ये वाले स्कल्पचर पे, नीचे वाले पे आ जाओ, तो हमें यहाँ पर देखिएगा कि कुछ ना गांव का सीन चल रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पर कोई हट्स है, कोई बड़े महल वगैरह नहीं खड़े हुए हैं, ये हट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये एक बो एंड एरो है,
और ये पूरा का पूरा एक ट्राइबल या विलेज सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रूरल सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर लकड़ी वगैरह से बनी हुई कोई हट्स हैं, कुछ कुछ ट्रीज़ हैं। जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, जिन्होंने केयरफुली स्टडी करा है इस स्कल्पचर को सांची के अंदर, उन्होंने बोला है कि ये वाली चीज़ ना एक सीन डिपिक्ट है नर्दन गेटवे के पिलर पर। देखो, एक पिलर पर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। नर्दन गेटवे के पिलर के एक पार्ट पर ये जो कहानी डिपिक्टेड है, ये एक जातक से ली गई है, जो कि है विसंतरा जातक। विसंतरा जातक यहां पर एक अच्छा दानी, दिल से अच्छा राजा, एक प्रिंस होता है। वो एक ब्राह्मण को सब कुछ अपना दे देता है और जंगल में अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए रहने का निर्णय करता है। मतलब राजपाट, मोह माया, पैसा वगैरह सब छोड़कर वो यहाँ पर चला जाता है। तो बेसिकली आप इसमें से किसी को भी मान लो प्रिसाइज वे में, तो देखो हम कुछ बता नहीं सकते कि ये वो हस्बैंड वाइफ है या फिर ये वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। वो ये बैठे हुए हैं और ये पहले एक ज़माने में राजा वगैरह था, अब ये ट्राइबल्स लोगों के साथ वगैरह पूरा का पूरा यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। एंड हिस्टोरियंस ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर। कैसे पता लगा उनको? वो हमेशा कभी भी किसी मूर्ति को या नकाशी को देखते थे, उसको एक टेक्सचुअल एविडेंस के साथ कनेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करते थे, ताकि उनकी रिसर्च जो है वो ज़्यादा दमदार हो जाए, उसके अंदर वजन आ जाए, ज़्यादा साइंटिफिक बन जाए, वो ज़्यादा हवाइयाँ किले बना बना कर बात ही ना करनी पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं वो बेसिकली ये देखते हैं कि अगर हमें ना स्कल्पचर्स को और बेहतरीन तरीके से जानना है तो ठीक है, हम टेक्स्ट वगैरह को ले सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे रिलायबल जो टेक्स्ट है ना वो है बुद्धास की हेगियोग्राफी। और हेगियोग्राफी क्या होता है भाई? बायोग्राफी ही होती है। लेकिन जब किसी महान पर्सन के ऊपर, किसी महान साधु संत के ऊपर जब कोई बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोमेटिकली उसका नाम क्या हो जाता है? हेगियोग्राफी, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कल्पचर को इनसे समझा जा सकता है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा, आप ये मान लो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको ये देंगे, आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे आपने पूरा वो पढ़ लिया तो आपको अच्छा ये घटनाक्रम हुआ था गौतम बुद्ध की लाइफ में, ये डिपिक्ट करा गया, येस आई एम नाउ कनेक्टिंग इट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस हेगियोग्राफीज, जो बुद्धा हैं आप जानते हो कि उन्होंने एनलाइटनमेंट की जो प्राप्ति करी थी वो मेडिटेशन के थ्रू करी थी, एक पेड़ के नीचे बैठ के, बोधि ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, ठीक है। बड़े सारे जो स्कल्प्टर्स हैं, जो मूर्तिकार हैं, जो भी इन्होंने जो बनाया, नकाशी बनाई बुद्धा वगैरह की, उन्होंने ना कभी कभार उस नकाशी के अंदर बोधि ट्री तो बनाया, पीपल ट्री तो बनाया, वो गद्दी भी बनाई। जैसे हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो कहीं तो बैठेंगे ही ना। बुद्धा भी जैसे एक पट्टी के ऊपर बैठे थे, जैसे गोल तरीके का पेड़ होता है उस पर एक पट्टी बनी होती है बैठने के लिए, उस पर बैठे थे। लेकिन यहाँ पर बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म के अंदर दिखाया ही नहीं गया है। उन बुद्धा को रिप्रेजेंट करा गया सिंबल्स की फॉर्म से। और मैंने ये वाली चीज़ इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को रिवील कर दी थी कि देखो यहाँ पे अभी मैं जितनी भी नकाशियाँ आपको ये जो नीचे दिखाने वाला हूँ, एक सिंगल नकाशी में भी, एक सिंगल स्कल्पचर में भी आपको बुद्धा नहीं दिखेंगे। क्योंकि देखो कुछ कुछ स्कल्पटर्स का ये मानना था कि बुद्धा इतने रेवरेड, इतने रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। और पर्सनैलिटी क्या, मतलब इंसान की फॉर्मेट में तो वो है ही नहीं। कहीं कहीं लोग तो उनको मतलब भगवान के रूप में भी वो मानते थे, वो ये करते थे। तो जब इन मूर्तिकारों ने आइडिया दिया होगा, मान लो कि अशोका ये बनवा रहा है, ठीक है, अशोका को उन्होंने बोला महाराज हम ना बुद्धा नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तो उसने कहा क्यों भाई, बुद्धा क्यों नहीं बनाओगे, पता कैसे लगेगा कि बुद्धा ये वो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया मेडिटेशन करते हुए या फिर महापरिनिर्वाण या महापरिनिबन्ना अटेन करते हुए या फिर धर्म चक्र परिवर्तन के व्हील को रिप्रेजेंट करते हुए, जो कि मैं तीनों को देखकर बोल रहा हूँ नीचे जो तीनों की ये जो तीनों इमेजेस हैं, ये ना आम इंसान की बात ही नहीं है कि वो इसको देख सके, इसको फील कर सके। मेडिटेशन में हम जो खाली शीट बना रहे हैं, मान लो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है कि एक इंसान मेडिटेशन में इतना खो जाता है कि उसने जो फील करा ना, वो जिस जोन में है ना, वो आप देख ही नहीं सकते, आपका दृष्टिकोण उस जगह पर जा ही नहीं रहा है।
उसका दृष्टिकोण है ही नहीं आपका देखने के लिए, इसलिए हमने बुद्धा को यहाँ से गायब कर दिया। हमने इसलिए उनका ह्यूमन फॉर्म फिगर नहीं बनाया कि भैया जो उन्होंने प्राप्त करा ना, वो 5 मिनट की मेडिटेशन के बाद ये नहीं था कि आप ये मेडिटेशन करी, अंदर से अपने सेल्फ को वो जगाया, उसके बाद आप किसी लड़की को गाली दे रहे हो या फिर अपनी बीवी को मार रहे हो, आप बेइज्जत कर रहे हो किसी को। ये मेडिटेशन नहीं है, ये अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है कि 5 मिनट के लिए जागरूकता जाई फिर बेशरम बन के फिर दोबारा उसी रास्तों पे हरकतें वो चलने लगी। भाई ये जो मेडिटेशन थी ये एनलाइटनमेंट की प्राप्ति है, जिसमें आपको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग गया, दुनिया के मोह माया और इन सबको आप पूरा का पूरे तरीके से भूल गए, आप इतने लुप्त हो गए, आप अपनी खोज में ही निकल पड़े पूरा का पूरा। और ये चीज़ दुनिया वाले नहीं जान सकते क्योंकि ये चीज़ फील करनी पड़ती है, इसलिए हमने बुद्धा की बोधि ट्री की सीट को खाली कर दिया। जो एम्प्टी सीट है फिगर 4.14 फार राइट में, यानी कि ये जो थर्ड इमेज है ये वाली, वर्शिपिंग द बोधि ट्री, नोटिस द ट्री, द सीड एंड द पीपल अराउंड इट। ये इनके डिसाइपल्स खड़े हुए हैं, ये देख पा रहे हैं बिकॉज ये बुद्धा के साथ एसोसिएटेड है, हम नहीं देख पा रहे हैं इनको। ये स्कल्पचर्स, ये जो स्कल्पटर्स हैं वो हमें बताना चाहते थे, ये मैसेज मिलता है इससे, ठीक है। जैसे अशप्रीत आपके आसपास कोई चेयर है अभी, उस पर आत्मा बैठी हुई है लेकिन आपको दिखेगी नहीं। तो जो एम्प्टी सीट है, इट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा एंड द स्तूप वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिर्वाण। स्तूप जो है फिगर 4.1 वर्शिपिंग द स्तूप, ये रहा सेकेंड फिगर। लोग यहाँ पर भी वर्शिप कर रहे हैं स्तूप को, एंड ये शो करता है कि बुद्धा ने महापरिनिर्वाण, याद है ना कि अपने जो प्राण है अपने डिसीजन से शरीर छोड़ा था, है ना। और प्राण छोड़ते हुए उनके बगल में कौन बैठा हुआ था, उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन, राहुल बेटा था। बताऊं तेरे को, नाम तो सुना ही होगा आनंद। और आनंद किस, क्या था, राहुला बेटा था, बेटा आनंद बैठा था बगल में, ठीक है। और वो बताओ आनंद, जो आनंद है वो किस नाम से डिनोट करता है बुद्धा को, तथागता, ठीक है। तो अनदर फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल वाज द व्हील, ये, और ये धर्म चक्र परिवर्तन का पहला ज्ञान, पहला सरमन। अब याद है ना शाइनी, सरमन और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, प्रीवियस क्लास के अंदर पूरा क्लियर कर दिया था मैंने कुछ लेक्चर पहले, है ना। ये इन्होंने सारनाथ में जो अपने 5 शिष्यों को दिया था लेकिन क्या सक्सेसफुल था इनका फर्स्ट सरमन, वो टिके थे 5 शिष्य इनके पास, नहीं ना। क्योंकि याद है शायद मैंने एक चीज़ बताई थी, जब ज़्यादा ज्ञानी होकर किसी से बात करो ना तो लोगों को लगता है बेवकूफ़ हो आप, है ना। ज्ञान उतना भी नहीं होना चाहिए। जैसे आशमा, जो सुंदर सुंदर साइकोलॉजिस्ट होती हैं, वो इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ लेती ना कि लोगों को पागल लगती ना, फिर वो यही चीज़ होती है। तो एज इज ऑब्वियस कि ये जो स्कल्पचर्स हैं, इट कैनॉट बी लिटरली, फॉर इंस्टेंस इनके अंदर क्या है, द ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री। जो पेड़ है वो सिर्फ पेड़ के लिए नहीं है, बट ये एक इवेंट सिंबलाइज करता है बुद्धा की ज़िंदगी में। इन सारे के सारे सिंबल्स को अगर हमें समझना है तो हिस्टोरियंस बेसिकली जो वर्क है उसके साथ साथ कुछ कुछ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हेगियोग्राफीज ऑफ बुद्धा या फिर कुछ कुछ जातक की कथाएं, ये सब समझने के लिए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अशोकन पिलर है ना, सारनाथ पिलर है जिसपे 4 शेर वगैरह ये सब एम्बलम बने हुए, तो उस पर ना 4 एनिमल्स बने हुए हैं। ये वाली बात मैं अभी नहीं बताऊंगा। जैसे लायन है, एलिफेंट है, बुल है, ये सारे ना सारे इवेंट हैं बुद्धा की लाइफ के। जैसे जो हॉर्स है ना, हॉर्स सिंबलाइज करता है कि वो चन्ना के साथ गए थे, घर छोड़ दिया था जब उन्होंने राहुल और बीवी बालकनी पे खड़े हुए थे। ऐसे ये सारे जानवर हैं ना जो अलग अलग बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। एलिफेंट उनकी मम्मी के सपने में आया था, गंगा जल छिड़काता अपनी सूंड से उनके ऊपर, मदर माया, ये अभी पढ़ाऊंगा आगे, ये रहा। लेकिन कई लोग इसको गजा लक्ष्मी भी बोलते हैं, अभी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। और उनको उस टाइम पर प्रेगनेंसी की फॉर्म में ही दिखाया जाता है, उनकी मम्मी को।
जो भी स्कल्पचर्स वगैरह बन रखे हैं। अगेन वही वाली बात है ना, क्या सही क्या है गलत क्या है तो देखो कोई नहीं देखा है, ये तो बस एक चीज़ है कि बुद्धा ने बताई होगी अपने शिष्यों को, शिष्यों ने फिर जो कंपाइलेशंस वगैरह करी बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह में, तो ये चीज़ें प्रचलित हो गई। और कुछ कुछ चीज़ें ना शाइनी ऐसा भी तो होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें फॉकलोर भी तो बन जाती हैं, प्रचलित बातें एक पर्टिकुलर जगह की, जो कि बातें होते 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 वो फिर वो बन जाती है, फिक्स बन जाती है ना। जैसे अंबर 18 साल से परेशान चल रहा है आश्रम, वो कह रहा मम्मी बचपन में बोलती थी सो जा वरना बाबा आ जाएगा। 18 साल से भगत ये ढूंढ रहा है बाबा को कि बाबा कहाँ है। पॉपुलर ट्रेडिशंस। देखो अब मैं आपको एक ऐसी बात पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें ये जो पॉपुलर ट्रेडिशन का टॉपिक है बेसिकली ये है कि बुद्धिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट या एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, आपको पता है ना, दूसरे ट्रेडिशंस को, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को भी मर्ज करता था अपने अंदर। ये हम कैसे कह सकते हैं, याद है जैद, मैंने अभी एक दो लेक्चर्स पहले एक बात बताई थी आप लोगों को, बुद्धा अपनी मोनेस्ट्रीज में जैना मंक्स को और हिंदू पंडितों वगैरह को भी बुलाकर डिबेट्स डिस्कशंस करवाते थे और शिष्यों को बोलते थे अच्छी बातें सीख लो। तो जो भी उनके शिष्यों ने, जैसे बुद्धा ये कहते थे, देखो बुद्धा ना, अगर मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा एक बारी पूनम दलाल दहिया की तरफ आने दो हमें, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बुद्धा ना अंकिता ये बोलते थे कि देखो मैं भी ये मानता हूँ कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति मुझे हो चुकी है, लेकिन जीवन के पहिए के साथ चलते चलते जो और एक्सपीरियंसेस वगैरह या जो भी चीज़ें मैं जान रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के बीच में, बुद्धा अपने शिष्यों से कहते थे मैं आप लोगों के बीच में डिबेट्स एंड डिस्कशंस इसलिए करवाता हूँ मेरा भी एक पर्सपेक्टिव नया डेवलप हो। एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं होता असली में जैद, क्या आप किसी को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जाती है तो क्या उसके सर के पीछे एक हेलो की रिंग और लाइट चलती रहती है कि रात को वो सो भी रहा है तब भी वो चमकती रहेगी रोशनी, वो आशिमा ऐसा होता है क्या? आप मतलब जिंदगी में अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हो, लेकिन उसके बाद भी लर्निंग कब रुकती है हमारी जिंदगी में, बताओ लर्निंग कब रुकती है हमारी जिंदगी में? कभी भी नहीं। जिसको सीखना है ना तो वो हर एक छोटे इंसान से भी सीखेगा, बड़े इंसान से भी सीखेगा, जानवर से भी सीखेगा, पेड़ से भी सीखेगा, बहुत सारी चीजें वो सीख सकता है अपने आसपास की कुदरत की चीजों से, लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज से। तो अब यहां पर क्या है कि जो पॉपुलर ट्रेडिशन का टॉपिक है बेसिकली, जो स्कल्प्टर्स थे, जो मूर्तिकार थे, उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर ना कुछ बातें ऐसी भी जो कि बाहर से इनग्रेन करी थी बुद्धिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट ने। आई रिपीट, ये बुद्धिज्म की जो कोर फिलोसफीज थी, उन्होंने कुछ कुछ फिलोसफीज, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीजें बाहर के दूसरे ट्रेडिशन से कुछ कुछ सीखे, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के लोगों से जिनकी दूसरी साइकोलॉजी थी उनसे कुछ कुछ सीखे अपनाया। तो उन्होंने सांची स्तूप के स्कल्पचर्स में उनको जगह दे दी कि डैड हम आपकी भी इज्जत करते हैं कि आपने हमें ये चीज सिखाई थी। उन्हीं में से एक मूर्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हैंगिंग विमेन शालभंजी का, ठीक है। तो अदर स्कल्पचर्स एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। कुछ कुछ मूर्तियां वहां पर ऐसी भी कि वहां पर आपको बुद्धिस्ट आइडियाज या बुद्धिज्म के साथ कोई लिंक नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सांची स्तूप के अंदर या अमरावती स्तूप के अंदर क्या हमेशा ऐसे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे जो कि सिर्फ बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है? नहीं भाई, जब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर ये रूल नहीं था कि सिर्फ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स बैठेंगे, कोई भी आ सकता है वहां पर, डिबेट्स एंड डिस्कशंस करो, ठीक है। यहां पर मूर्तिकार भी फिदा है। मूर्तिकार को कैसे पता स्प्रीति ब्यूटीफुल वुमेन है, ठीक है। ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेट वे, ये टंगी हुई है, लटकी हुई है वहां से, ठीक है, और ये पेड़ को एक पकड़ी हुई है, होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। इनिशियली स्कॉलर्स ये मानते थे, इसको देखकर थोड़े से जो स्कॉलर्स थे वो भौचक्के रह गए कि ये क्या है भाई, ये तो उनको ये लगा ये बुद्धा ने जो अपना शरीर छोड़ा या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, घर बार छोड़ा, ये कोई फोटो उनके साथ एसोसिएटेड है ही नहीं। अब क्या आप इसको अंकिता बुद्धा की वो कहोगे, बीवी कहोगे, राहुल की मां कहोगे कि जब वो जा रही थी तो ऐसे बालकनी से लटक गई थी, नहीं मैं अभी चलूंगी वरना देख लो मैं टंग जाऊंगी यहां से। लेकिन जब स्कॉलर्स इसको पढ़ रहे थे ना तो उनके दिमाग में ये सब चीजें आई, ये कौन थी? कोई ऐसी लेडी तो नहीं थी जो बुद्धा को मोनेस्ट्री में मनमोहित करने चली आती थी कि ये देखें भाई, ये जो दावा करता है पर्सन कि मेरे को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो चुकी है, इसका खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है कितना नहीं है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन जागी इनको देखकर। लेकिन जब लिटरेरी ट्रेडिशंस को
टेक्स्ट वगैरह को जब अच्छे से एग्जामिन करा इन स्कॉलर्स ने, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि ये ना शाल भंजिका की इमेज है। शाल भंजिका, अब ये चीज़ आपको आ सकती है, शाल भंजिका इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ये कौन से रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ एसोसिएटेड है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, वैष्णविज्म, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? शाल भंजिका को जगह कहाँ मिली है इतिहास में? कौन से ट्रेडिशन ने इसको अपना के एक इसका स्कल्पचर और मूर्ति बनवाया? बुद्धिस्ट। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें आज सीखनी। देखो अंबर, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं कहीं और क्योंकि मिलेंगे नहीं। एक ये वाला का गया, एक सेकेंड, विसंतारा जात नहीं, ये चरण चित्रास, एक ये चरण चित्रास के अलावा शाल भंजिका, ये दो वर्ड याद रखना क्योंकि नए हैं ये वर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीफ, ये जो औरत है ऐसी मानी जाती थी, असली में कोई नहीं थी। देखो ये, ठीक है, ऐसा एक बिलीव करा जाता है। अब क्योंकि आप देख लेना क्या बिलीव क्या करा जाता है, अब ऐसे कोई बंदी कोई होती थोड़ी ना है। ठीक है, दिस वॉज अ वुमेन जिसकी एक टच से जो पेड़ थे वो फूल और फल देने लगते थे। अशप्रीत, कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी बंदी? हरामखोर, मर जा, जाके कूद जा, तू कूद जा ऐसी बालकनी से अभी खड़े होकर कूद जा इसी पोस्टर में। तो इट इज लाइकली दैट दिस वॉज रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल एंड इसको स्तूप के डेकोरेशन में यूज करा जाता था। तो मतलब ये ना काफी ऑस्पिशियस लेडी मानी जाती थी। अब देखो बेसिकली बात क्या है, हम शाल भंजिका से क्या सीख सकते हैं? जब भी आपको औरतों के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, कोई ऐसे आए, कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाए कि आप स्कल्पचर से, मोटिव से क्या सीख सकते हो? आपने क्या सीखा शाल भंजिका से? क्या सीखा? हाँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या सीखा आप लोगों ने शाल भंजिका से? ये एक ऐसी औरत है, ठीक है भाई, जिसके टच से जो पेड़ है वो भी वो देने लगेंगे, फल और फ्रूट्स वगैरह देने। बोल्ड और स्ट्रांग तो है, लेकिन यहां से हम ये भी कह सकते हैं अर्शप्रीत कि अगर एक औरत को इज्जत दी जाए जिंदगी में ना, तो वो इतनी ऑस्पिशियस बन सकती है हमारी जिंदगी के अंदर। जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस जमाने के अंदर बुद्ध ये ब्राह्मणिज्म भी चल रहा था, हिंदुज्म ट्रेडिशन मतलब चल रहा था। आप लोगों को पता होगा अर्पित, प्राचीन भारत के इतिहास से एक चीज चली आती है, दोष की प्रक्रिया। दोष मतलब कुंडली का दोष। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती ना लाइफ में, लौंडे की, उसकी शादी करा दो, है ना, वो अनलिमिटेड रॉकेट हो जाएगा वो। अब ये नहीं पता वो फटेगा किस तरफ, लेकिन हो जाएगा। तो बात ये है कि कभी कभार एक औरत इतनी ऑस्पिशियस हो सकती है जिंदगी के अंदर कि वो आपके बस लाइफ में एंटर हुई एंड आपको सारी चीजें मिलने लगी। अब जरूरी नहीं वो आपके वाइफ की फॉर्म में हो, बेटी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कई लोग ना भिखमंगे होते हैं, घर पे एक बेटी पैदा हो गई, उसके बाद करोड़पति। तो और कुछ कुछ लेडीज बेकार भी होती है दोस्तों। ग्वालियर की लड़कियों पे भरोसा मत करना कभी भी, सब बर्बाद हो जाएगा। फर्टिलिटी को देखो रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन वो इधर के लिए नहीं है अभी यार। आप ये कह सकते हो कि हाँ, जो फ्लावर्स और जो ये फ्रूट बियर कर रही है, हाँ दिस इज अ सिंबोलिज्म ऑफ नेचर की फर्टिलिटी हो रही है, आप ये भी कह सकते हो, हाँ ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये सच में एक ऑस्पिशियस फिगर है, तो इनकी ब्लेसिंग से जो औरत हो सकता है कि उस जमाने के अंदर गर्भवती नहीं बनती होगी तो इनकी पूजा करती होगी। वेरी गुड मयूर, ये भी एक एनालिसिस निकल सकती है। ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं जैसे जो गर्भवती नहीं, जैसे जो जिसके कंसीव नहीं हो पा रहा बेबी, तो उसको बहुत सारे लोग बताते हैं ना कि देखो ये ऐसा चले जाओ तुम वहाँ पूजा कर लो इसकी, जाकर इसके मत्था टेकाओ, ये उपाय कर लेना, वो उपाय कर लेना। हो सकता है इसकी बहुत इंटरप्रिटेशन आ सकती है, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो जो शाल भंजिका का जो मोटिव है वो ये सजेस्ट करता है कि मैनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म, वो बेसिकली स्कल्पचर्स के अंदर उन्होंने जो बुद्धिज्म से पहले वाले प्री बुद्धिस्ट जो आइडियाज थे और जो नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ थी उनको भी जगह दी। नॉन बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिसेस थी, जो आइडियाज थे, जो बिलीफ थी, इन सबको जगह मिली। कि जरूरी नहीं कि गौतम बुद्ध के मुंह से जो चीज निकली हो वही चीज अच्छी है, हम दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशन से भी सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कभी भी ये कहा कि आके हिंदुज्म पूरी तरीके से बर्बाद रिलीजन है,
या फिर वर्धमान महावीर ने ऐसा कोई लाइन निकाली कि आपने मुंह से बताओ? वो तो ये कहते थे कि जिस तरीके से प्रैक्टिस होता था ना, वो चीज़ ठीक नहीं है। आज भी जैसे अगर आप इसके ऊपर ये चीज़ सोचो कि सती प्रथा वगैरह ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूँ अंकिता, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। देखो, बी आर अम्बेडकर जो थे ना, वो कभी भी ना ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे। वो ये कहते थे, सॉरी, ब्राह्मणिज्म के विरोधी नहीं थे। वो ये कहते थे ब्राह्मणिज्म इज नॉट द प्रॉब्लम, ब्राह्मण्स आर द प्रॉब्लम। जो कि टेक्स्ट वगैरह को मिस इंटरप्रेट करके बताते थे। जैसे अब मैं बताता हूं, अगर अंबेडकर चिढ़ते होते ना, वो चिढ़ते नहीं थे ब्राह्मणों से, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे। कई लोग जैसे उनको ऐसा बोलते, क्यों? हिज टीचर अंबा वाडकर ब्राह्मण, सेकंड बीवी उनकी कबीर सरस्वती, शी वॉज अ ब्राह्मण। सेकंड वाइफ जो इनकी थी ना, वो ब्राह्मण ही थी, कबीर सरस्वती। और जो गुरु थे इनके अंबा वाडकर, वो भी ब्राह्मण थे। पढ़ाऊंगा मैं आपको ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर, पीएसआईआर के अंदर, तब आप ज़्यादा अच्छे से रेट कर पाओगे आप सब लोग। तो वो यही कहते थे कि ना, जो कमी होती है, जो खोट होता है, वो किसी धर्म के अंदर या किसी आइडियोलॉजी के अंदर, बिलीफ के अंदर नहीं होता। वो प्रैक्टिस और प्रीच किस तरीके से होती है, इसके अंदर ही होता है। अब अंग्रेजों को हम कितना भी कोर्स लेके आए, 200 साल देश पीछे कर गए, वो कर गए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं अंबर, वो यही तो पूछते हैं क्वेश्चन कि अंग्रेजों के आने से फायदा क्या हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, रियासतें चलती रहती, पता चला कि मुझे मिलना है किसी बंदी से और वो दूसरी स्टेट में रहती है, पता चला वहाँ का वीज़ा पासपोर्ट इशू नहीं हो रहा आज के ज़माने में, क्योंकि यहाँ पर तो 565 देश होते, फिर इस टाइम पर ज़्यादा ही हो जाते। और औरतों के लिए तो भगवान बनकर रहते, क्योंकि सती प्रथा आज भी फिर हिंदुस्तान में फॉलो हो रही होती। पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो किसी न किसी रियासत में ज़रूर पैदा हो रही होती, क्योंकि एक कॉमन गवर्नेंस सिस्टम तो था ही नहीं इस देश में। उन्हीं की वजह से यूपीएससी एग्जामिनेशन, सही बात है। वरना आप किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं स्प्रीत, है ना? तो some of the recurrent motifs in the sculptures at Sanchi were evidently derived from these traditions. तो कुछ दूसरी इमेजेस भी हैं। फॉर इंस्टेंस, एनिमल्स भी आपको इन सारे के सारे जो स्कल्पचर्स उस पर देखने को मिलेंगे, लाइक एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल। मुझे ये बता दो, हॉर्स किस चीज़ का सिंबल था बुद्धा की लाइफ में? अभी आप एक जान लो, बाकी मैं बाद में बता दूंगा। बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, वो बात की बात है। हॉर्स क्या बताया मैंने? हाँ, चलना ठीक है, लेकिन वही घर से विदा लेना, बेसिकली छोड़ना, फैमिली को छोड़ के जाना, ठीक है? मैं छोड़ते अंकिता, जो मैंने बोला है डायरेक्ट छोड़ दे, चन्ना इंटरव्यू और सीट से खड़ा हो जाएगा, कौन चन्ना भाई? हाँ। वाइल द जातक कंटेन्स, जातक स्टोरीज जो कथाएं होती हैं उसके अंदर बहुत सारी एनिमल स्टोरीज हैं। अच्छा, ये जो एनिमल स्टोरीज होती हैं जातक कथाओं में, इनमें जो एनिमल होता है वो कौन होता है? बुद्धा। और बुद्धा कौन से बुद्धा? प्रीवियस बर्थ उनकी, ऐसा माना जाता है वो एनिमल्स थे, है ना? ये भी सांची में डिपिक्टेड है। इट इज़ लाइकली डैट ये जो एनिमल्स हैं, बेसिकली इनको ऐसा दिखाया जाता था, मतलब स्कल्पचर्स ने, मूर्तिकारों ने कोशिश करी है कि बहुत ज़्यादा लाइवली सीन्स दिखाए जाएं, ताकि जो देखने वाले हैं उनका ध्यान आकर्षित करा जा सके इसकी तरफ। अब एनिमल्स को कभी कभार सिंबल भी यूज़ करा जाता था एज ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के सिंबल्स के तौर पर। जैसे एलिफेंट्स जब भी ये बनाए गए हैं तो दे यूज टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम, ज्ञान के प्रतीक भी माने जाते थे, ठीक है? एक छोटी सी बात पेंटिंग्स के बारे में करते हैं। स्टोन स्कल्पचर्स के अलावा जो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर हमें जानना है प्राचीन भारत के बारे में, तो वो उनमें से एक चीज़ है पेंटिंग्स। और पेंटिंग्स छोटी सी बात है, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। ये हमें अजंता केव्स है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से देखने को मिलती हैं। जो पेंटिंग्स हैं अजंता केव्स के अंदर, ये डिपेक्ट करती हैं स्टोरीज फ्रॉम द जातक। बेसिकली दरबारी लाइफ कैसी होती थी, प्रोसेशंस क्या होते थे, मैन एंड वेमेन क्या काम करते थे, फेस्टिवल किस तरीके से सजाए जाते थे। और ये 3 डायमेंशनल क्वालिटी की होती है। अगेन इसके अंदर कोई भी दम नहीं है कोई, क्योंकि बस ये अजंता केव्स कहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर, बस ये फैक्ट निकलता है इससे, जो कि हम सबको पता है, ठीक है? ये सीन दिखाया गया है, बुद्धा नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? ये सीडेड फिगर के अंदर बुद्धा नहीं है, वैसे ही बस इसने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पता नहीं क्यों डाल देते हैं, ना बात चल रही है ना चीज़ चल रही है, कुछ भी बीच में उठाकर अपनी ठूस दिया। फिर हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।
अनदर मोटिव इज डेट ऑफ अ विमेन सराउंडेड बाय लोटसेस, कमल के फूल एंड एलिफेंट्स। फिगर 4.19 ये है मेन फिगर। ये इनको वैसे इतिहासकार बोलते हैं, दो इंटरप्रिटेशन है इसकी, या तो ये बुद्धा की मम्मी है और इसको दूसरे इतिहासकार बोलते हैं गजलक्ष्मी की फोटो है। देखते हैं यहां पर जो एलिफेंट्स हैं वो ना पानी छिड़क रहे हैं इनके ऊपर, कि जैसे एक प्रकार का कोई कॉन्सिक्रेशन या फिर अभिषेक कर रहे हो, राज्याभिषेक जैसे होता है ना, वैसे किसी प्रात का एक अभिषेक कर रहे हो। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये माया का फिगर हो सकता है, बुद्धा की ओरिजिनल मदर। और बुद्धा की फॉस्टर मदर कौन थी, जिन्होंने बुद्धा का दूध पिलाया था बचपन में? हम्म गौतमी। और दूसरे इसको मानते हैं कि पॉपुलर गॉडेस हैं उस जमाने की, गजलक्ष्मी जिसको लोग फॉलो करते थे, इनकी भक्ति होती थी, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो कि एलिफेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इट इज क्या लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल डैट जो डिवोटीज हैं उन्होंने इन स्कल्पचर्स को आइडेंटिफाई करा हुआ है विद बोथ माया एंड गजलक्ष्मी। उसके बाद एक सरपेंट भी, सांची स्तूप के अंदर हमें सांप की एक नक्काशी भी देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, स्टेट पीएससी में ना अंड शंड आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ये फैक्ट आ सकता है, क्या सांप का स्कल्पचर भी हमें देखने को या फिर कोई नक्काशी देखने को मिली है क्या? सरपेंट क्या बनाया गया क्या सांची के किसी पिलर पर या दीवार पर? तो जी हाँ, एक ही ये फोटो है इसकी पूरी की पूरी, लेकिन सांची स्तूप में है। ठीक है, अच्छा, और भी पिलर्स के अंदर है, सॉरी एक के अंदर नहीं है, तो मतलब ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं गया ये सरपेंट वाला। नकाशियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्या ये चीज़ मिली है क्या, क्या ऐसा कभी फिगर मिला है क्या, ऐसे कभी दिखाया गया क्या, ये एनिमल्स मिले हैं क्या? जैसे ये जो हॉर्सेस, बुल, एलिफेंट और इस लायन वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बुद्धा के जैसे इवेंट्स हैं। तो ऐसे पूछा जाता है नकाशियों की फॉर्म से कि ये क्या सिंबलाइज करता है। ठीक है, ये जो मोटिव है ये भी पॉपुलर ट्रेडिशन से लिया गया है। ठीक है, और इसके पीछे कोई टेक्सचुअल ट्रेडिशन वगैरह रिकॉर्ड नहीं करा गया है। वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस जेम्स फर्ग्यूसन, वो ये मानते थे कि जो सांची है वो एक सेंटर है ट्री की वर्शिप का एंड सरपेंट, सांप सपेरों की वर्शिप का। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे थे। बस यही बोल रहा आपको लेटर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर ये बताओ ज़रा कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, सांप क्यों बनाए गए? अगेन ये कोई ना कोई एक जातक कथा होगी जिसमें बुद्धा किस फॉर्मेट में पैदा हुए होंगे? सरपेंट। कहानी वो क्या है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना इसके बारे में, क्योंकि कहीं जिक्र नहीं है और हिस्टोरियंस क्लियर भी नहीं है इसको लेकर। बहुत सारी कोई मतलब ऐसी कोई जातक कथा प्रॉपर नहीं है कि जिसमें अंदर कोई ऐसी मॉरल स्टोरी हो कि जो सांप है वो था और ऐसा ऐसा था। होगी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली वो हमें। हाँ मयूर, क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, कि हो सकता है कि जातक कथाओं के अंदर भी ये चीज़ की जिक्र हो, और वैसे तो नहीं होता। मैंने सर्च मार के देखा हुआ है इसको कि ऐसा बुद्धिज्म के साथ तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। कुछ और कहानी होगी जो कि दूसरे पॉपुलर ट्रेडिशन से जैसे आ रखी है। अब जैसे शालवंजिका के बारे में पता लग गया, ये जो गजालक्ष्मी इनके बारे में पता लग गया। सरपेंट की कहानी दूर दूर तक किसी टेक्स्ट के साथ एसोसिएट करी नहीं जा सकी, तभी तो देखो ना एकदम से इसने रुख मोड़ दिया बात का। सरपेंट की बात हो रही थी, इसने बोला ये भी पॉपुलर ट्रेडिशन से डिराइव हुआ है, जेम्स फर्ग्यूसन ऐसा ऐसा बोलता है, इसने कुछ बात करी नहीं इसके बारे में। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ हिंदू, हाँ लॉर्ड विष्णु के अवतार है ऐसा कह सकते हो। ये इसके देखो, बुद्धा को भी इसकी वजह से आपको पता है कि विष्णु की एक अवतार ही समझा जाता है वैसे तो। आपको पता है ना, ये हिंदुज्म के अंदर समझा जाता है। तो ये हो सकता है कि, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो सरपेंट बनाया गया हो ये विष्णु की फॉर्मेट के अंदर बुद्धा की इमेज को लेते हुए एक मर्ज करते हुए बनाया गया हो, यानी कि मर्जिंग ऑफ बुद्धिज्म प्लस हिंदुज्म। ये भी कह सकते हो, ये भी अच्छी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन में कोई सही गलत नहीं होता, आपको बस बोलना आना चाहिए।
वेरी गुड ईशा, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी आज एक नई नई चीज़ ये सीखने को मिली। ब्रिलियंट। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।